वॉट? आप पागल तो नहीं हो गए ना कुणाल? आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? आपके पेरेंट्स होंगे ना अंदर? मैं क्या कहूंगी उनसे? क्या बात करूंगी उनसे? अभी तो मैंने उन्हें फेस करने के बारे में सोचा भी नहीं। प्रीति ने परेशान होकर कहा तो कुणाल ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, मैं जानता हूं कि अभी तुम मेरे पेरेंट्स को फेस नहीं कर पाओगी। इनफैक्ट अभी तो मैंने खुद भी इन सब के बारे में नहीं सोचा है। तो फिर आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? कृति ने उदास होकर पूछा तो कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, वो इसीलिए क्योंकि मॉम डैड अपने बेस्ट फ्रेंड की बेटी की शादी अटेंड करने मुंबई गए हैं। कल शाम तक आएंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज तुम्हें तुम्हारा ससुराल दिखा दिया जाए। आप भी ना, डरा ही दिया मुझे आपने। कृति ने शर्मा कर कहा तो कुणाल हंसते हुए बोला, अब सारा इंस्पेक्शन बाहर से करोगी या अंदर भी चलोगी? हाँ चलिए। कहते हुए कृति अंदर जाने लगी, तभी कुणाल उसे रोकते हुए बोला, तुम 2 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आया। इससे पहले कृति कोई सवाल कर पाती, कुणाल अंदर चला गया और 2 मिनट में बाहर आ गया। उसके हाथों में एक आरती की थाली और एक चावल का कलश था। ये सब देखकर कृति हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगी। कुणाल ने चावल का कलश उसके पैर के पास रख दिया और फिर मुस्कुराते हुए उसकी आरती करने लगा। कुणाल, ये सब क्या है? कृति ने शर्मा कर पूछा तो कुणाल उसकी आरती करते हुए बोला, हम ब्राह्मण लोग चाहे कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, पर अपने कल्चर और रिचुअल के बहुत पक्के होते हैं। हमारे यहाँ जब भी लड़की पहली बार अपने ससुराल में आती है ना, तो हम ऐसे ही उसका स्वागत करते हैं। अब तुम प्लीज इस कलश पर पैर मारो और अंदर आ जाओ। मुझे नहीं पता था कि आप इतने ट्रेडिशनल भी होंगे। कृति ने शर्मा कर कलश पर पैर मारते हुए कहा तो कुणाल ने उसे अपनी तरफ खींचकर शरारती अंदाज में कहा, अभी तुम्हें पता ही क्या है जाने मन। अच्छा जी, तो ये सब करने के लिए बुलाया गया मुझे यहाँ पर? कृति ने मजाक में ताना देते हुए कहा तो कुणाल घबरा कर उसे छोड़ते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सॉरी अगर तुम्हें ऐसा लगा हो तो, पर मेरा सच में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। इनफैक्ट अगर तुम यहाँ रुकने में कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं तुम्हें घर भी छोड़ सकता हूँ। आप कितने क्यूट हो ना कुणाल, मैं मजाक कर रही थी। कृति ने दोनों हाथों से उसके गाल खींचते हुए कहा तो कुणाल एक लंबी सांस लेते हुए बोला, तुम भी ना बहुत डेंजरस हो, डरा दिया मुझे। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी डर जाओगे। कृति ने हंसते हुए कहा तो कुणाल मुंह बनाते हुए बोला, अच्छा जी, मेरी भी बारी आएगी, फिर बताऊंगा। अब आप ये सब छोड़िए और मुझे घर देखने दीजिए। कृति ने कहा तो कुणाल मुस्कुराते हुए बोला, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा ससुराल दिखाता हूँ। ये कहते हुए कुणाल ने कृति का हाथ पकड़ लिया और उसे अपना घर दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने मंदिर और हॉल से शुरू किया। यह है मंदिर जहाँ हम सुबह सुबह पूजा करते हैं, और यह है हॉल, यहाँ पर शाम को मैं, मॉम और डैड मिलकर टीवी देखते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे आने के बाद हम चारों के लिए सोफा थोड़ा छोटा पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, मैं चेंज करवा दूंगा। कुणाल ने हंसकर कहा तो कृति शर्माते हुए बोली, अच्छा जी। हाँ जी, अब तुम्हें गेस्ट रूम दिखाता हूँ। ये कहकर कुणाल कृति का हाथ पकड़कर उसे गेस्ट रूम में लेकर गया। ये गेस्ट रूम है, जब आदि और आरोही हमारे घर आएंगे तो वो लोग यहीं रुकेंगे। कुणाल ने गंभीर होकर कहा तो कृति हंसते हुए बोली, वाह, आपने तो सारी प्लानिंग कर रखी है। अरे मेरी प्लानिंग अभी तुमने देखी कहाँ है। कुणाल अपनी फ्यूचर प्लानिंग बताते हुए कृति को बाकी की जगह भी दिखाने लगा और कृति शर्माते हुए उसकी मासूम सी बातें सुनने लगी। थोड़ी देर में उसने कृति को टेरेस, गार्डन, लॉन, स्टडी, जिम, अपने मम्मा पापा का कमरा और बाकी के सारे कमरे भी दिखा दिए। अब सिर्फ उसका कमरा और किचन ही बाकी था। तो अब बारी है मेरे, हमारे कमरे की। ये कहते हुए कुणाल कृति को अपने कमरे में लेकर आ गया। उसके कमरे की दीवार पर भी आदित्य के कमरे की तरह उन चारों की तस्वीरें और कुणाल के बचपन की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी। कृति मुस्कुराते हुए उन तस्वीरों को देखने लगी। ये है मेरा रूम, हमारा रूम। कुणाल ने कहा तो कृति मुस्कुराते हुए बोली, बहुत खूबसूरत है, पर तुमसे ज्यादा नहीं। कुणाल ने कृति का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा तो कृति शर्माने लगी। कुणाल ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ गए। कृति ने शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और कुणाल ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों को चूम लिया। कृति के दिल में गुदगुदी सी होने लगी और उसने कुणाल को कस के हक कर लिया। कुणाल ने भी कृति को बाहों में भरते हुए बोलना शुरू किया, जब मैं शाम को हॉस्पिटल से थक कर घर आऊंगा ना, तो इसी बेड पर तुम्हारी गोद में सर रखकर आराम करूंगा। अब कुणाल ने कृति को शीशे की तरफ मोड़ दिया और उसे पीछे कमर से पकड़कर उसके कंधे पर अपना सर टिकाते हुए बोला, और जब सुबह सुबह मेरी आंख खुलेगी तो तुम्हें इसी शीशे के सामने तैयार होते हुए देखूंगा। इन दीवारों पर हमारी दोस्ती के साथ साथ हमारी शादी की भी तस्वीरें होंगी
और इस कबर्ड में मेरे साथ साथ तुम्हारे कपड़े भी रखे होंगे। ये कमरा जो अभी तक सिर्फ कुणाल का है, तब कृणाल का हो जाएगा। कुणाल की बातों से कृति इतनी भावुक हो गई कि उसकी जुबान से अल्फाज निकल ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए उन अल्फाजों ने निकलने के लिए कृति की आंखों का सहारा लिया और आंसू बनकर उसकी आंखों से बहने लगे। ये सब कुछ सच में होगा ना कुणाल? कृति ने रोते हुए पूछा तो कुणाल उसके आंसू पोंछते हुए बोला, जरूर होगा, मुझ पर ट्रस्ट है ना। कृति मुंह से तो कुछ नहीं कह पाई, पर सर हिलाकर हाँ का इशारा करने लगी। ये देखकर कुणाल ने एक बार फिर से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उधर हॉस्पिटल में आरुही अपने रूटीन वर्क में व्यस्त थी और आदित्य अपने कमरे में बैठे बैठे बोर हो रहा था। क्या यार, क्या सोचा था और ये क्या हो रहा है? सोचा था कि पूरे दिन आरोही के साथ रहूंगा, पर यहाँ तो अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा हूँ। इससे अच्छा तो ऑफिस ही चला जाता। क्या करूं अब मैं? आदित्य ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने आरोही को फोन लगा दिया। बताइए, अब क्या तकलीफ हो गई आपको? आरोही ने मुस्कुराकर पूछा तो आदित्य मुंह बनाते हुए बोला, मुझे भूख लगी है। ठीक है, मैं अभी नर्स को बोलकर सूप भिजवाती हूँ। आरोही ने जल्दबाजी में कहा तो आदित्य मुंह बनाते हुए बोला, मुझे सूप नहीं पीना, मुझे पिज्जा खाना है। क्यों? आप तो बीमार है ना, और बीमार लोग पिज्जा नहीं खाते, सूप पीते हैं। आरोही ने हंसते हुए कहा तो आदित्य उदास होकर बोला, यार ये गलत बात है। पिछली बार जब मैं एडमिट हुआ था तुमने मुझे पिज्जा खाने दिया था, तब तुम मेरी कितनी अच्छी तरह से केयर करती थी, और अब मैं यहाँ पड़ा हूँ तो किसी को मेरी फिक्र तक नहीं है। इवन कुणाल और मेरी गर्लफ्रेंड तक को मेरी फिक्र नहीं है। मतलब मैं दूसरी बार आया हूँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं हो रही है। जो लोग तुम्हारे हॉस्पिटल में दूसरी बार आते हैं उनके साथ ऐसा करते हो तुम लोग। वेरी बैड। बस बस, आती हूँ आती हूँ। कितने ड्रामेबाज होते जा रहे हो ना आप, आरोही ने हंसते हुए कहा और थोड़ी देर में पिज्जा लेकर आदित्य के कमरे में पहुंच गई। उसे कमरे में देखकर आदित्य बहुत खुश हो गया। ये लीजिए आपका पिज्जा। आरोही ने आदित्य के सामने पिज्जा रखते हुए कहा तो आदित्य जल्दी से पिज्जा का एक टुकड़ा निकालकर खाते हुए बोला, थैंक यू। अब बताइए क्या कह रहे थे आप, कि हम सब आपका ख्याल नहीं रखते? आरोही ने पूछा तो आदित्य भरे हुए मुंह के साथ बोला, हाँ हाँ और क्या, सही तो कह रहा था मैं। पहले सब कितना ख्याल रखते थे और अब किसी को मेरी फिक्र तक नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि पहले आप बीमार थे और इस बार तो। कहते कहते आरोही हंसने लगी तो आदित्य उसे घूरते हुए बोला, इस बार क्या? कुछ नहीं, आप यहाँ बैठकर पिज्जा खाइए, मुझे बहुत काम है इसीलिए मैं चलती हूँ। इतना कहकर आरोही जाने लगी। आदि उसे रोकने वाला था, पर इतने में आरोही किसी चीज से टकराकर गिरने लगी। ये देखकर आदित्य ने खड़े होकर उसे संभाल लिया। दोनों घबराकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और तभी आरोही की नजर आदित्य के पैर पर गई। तुम ठीक हो ना? आदित्य ने घबराकर कहा तो आरोही उसके पैर की तरफ देखते हुए बोली, हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। पर आपको तो चोट लगी थी ना, फिर आप खड़े कैसे हो गए? वो एक्चुअली हाँ, शॉक ट्रीटमेंट। वो मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा ना तो अपना दर्द भूल गया। आदित्य ने हड़बड़ाकर कहा तो आरोही उसे घूरते हुए बोली, हो गया आपका? अब आप बताएंगे प्लीज कि ये सब ड्रामा किस लिए किया है?